तो आज हम जो भी हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं इंडिटरमिनेट एनालिसिस के लिए, उससे पहले हमको एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, दैट इज मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर हम इसको सिंपली बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका डिटेल में डिस्कस करने से पहले एजम्पशंस जान लेते हैं। तो ये assumptions में क्या बोलता है कि सबसे पहला assumption जो मैंने 3 लिख रखे हैं, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट वन इज सेइंग दैट द मटेरियल इज homogeneous, isotropic and linearly elastic for which Hooke's law is valid। तो आपका मटेरियल homogeneous, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब एक डायरेक्शन में उसकी सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम होंगी। आइसोट्रोपिक मतलब उसके किसी एक पॉइंट पर सारे मटेरियल हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज जो है, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में एक पॉइंट पर सेम होगी। लीनियरली इलास्टिक मींस इट्स इलास्टिक मटेरियल, एंड लीनियरली इलास्टिक मींस आपका क्या होता है, इट फॉलोज हुक्स लॉ। एंड सेकेंड वन, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस नहीं आ रहे, जो कि हमने अभी पिछले उसमें देखा था ना, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए आप क्या कर रहे थे, टेम्परेचर कांस्टेंट होता था है, टेम्परेचर की वजह से नो स्ट्रेसेस। यहाँ पे भी हम वही एक ले रहे हैं assumption कि टेम्परेचर कांस्टेंट मान रहे हैं, एंड जो सपोर्ट्स हैं आपके दैट आर अनयील्डिंग, मतलब आपके सपोर्ट जो है वो सेटल नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हुए आपके 3 assumption। अब आपका ये मेथड ऑफ सुपरपोजिशन बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक बार। सो द स्टेटमेंट सेज, तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the resultant value of stress function due to multiple loadings is equal to the sum of effects of individual loading। और यहाँ क्या होगा, the stress function may be slope, deflection, shear force, bending moment, torsional moment, axial force, सिग्मा, एप्सिलॉन। तो ये जो है आपके स्ट्रेस फंक्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है आपका प्रिंसिपल, कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस वैल्यू निकालनी है मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोडिंग की वजह से, तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा हर लोडिंग की वजह से जितना भी आपका स्ट्रेस का टाइप आ रहा है उसको ऐड कर दो, तो जो टोटल आएगा वो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू बताएगा। तो जो स्ट्रेस फंक्शन हो सकता है, दैट मीन्स आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप स्लोप निकाल सकते हो, डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट, एक्सियल फोर्स, या फिर स्ट्रेस, या फिर एस्पाइरल, दैट मीन्स स्ट्रेन। किसी की भी वैल्यू आप इस सुपरपोजिशन मेथड के थ्रू निकाल सकते हो। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। For example, we have a cantilever beam। कैंटिलीवर मेरा फेवरेट है। ठीक है, ये कैंटिलीवर बनाया, इस पे ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया।
मैंने क्या किया, पी पॉइंट पर एक तो वर्टिकल लोडिंग पी लगाई है और एक मैंने क्या किया, मैंने मोमेंट लगा दिया एम। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक। या आप इसको एक क्वेश्चन भी मान सकते हो। इसकी टोटल लेंथ है आपके पास एल, ठीक। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को ये जानना है कि बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक? तो अब तक आपने क्या देखा था, इंडिविजुअली अगर कैंटिलीवर पर पॉइंट लोड लग रहा हो आप डिफ्लेक्शन निकाल लेते हो, है ना। मोमेंट लग रहा हो आप डिफ्लेक्शन निकाल लेते हो। तो टोटल डिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि किसी पॉइंट पर अगर टोटल स्ट्रेस वैल्यू, मतलब अगर हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन जानना चाहते हैं तो टोटल डिफ्लेक्शन इंडिविजुअल टाइप ऑफ लोड के थ्रू जितना भी डिफ्लेक्शन आता है उनको ऐड कर दो। तो पहला हम मान लेंगे कि डेल जो है आपका पी की वजह से, पी लोड की वजह से कैंटिलीवर पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगाओ तो आप क्या बोलते हो, पी एल क्यू अपॉन 3 EI बोलते हो, वहां पर डिफ्लेक्शन आता है। और अगर मूवमेंट लग रहा हो कैंटिलीवर पे तो एल लेंथ है, तो अगर मैं, तो ये क्या होगा, ML² अपॉन 2 EI। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोल रहा था कि ऐड कर दो, जो भी दोनों तरह के लोडिंग्स लग रहे हैं उन लोडिंग से इसको ऐड कर दिया जाए। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल टाइप ऑफ लोडिंग की वजह से जितना स्ट्रेस आएगा, अगर रिजल्टेंट जानना है उस पर जितना भी स्ट्रेस है या फिर डिफ्लेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इफ वी सी अनदर एग्जांपल, इससे कैंटिलीवर ही लेते हैं। मान लो दिस इज द कैंटिलीवर, लोडिंग एक तो यहाँ लग रही है, सी पॉइंट मान लो, और ये बी हो गया और ये ए हो गया, और आपको मोमेंट लगा है बी पे, ये है L/2, ये है L/2। आपने डिफ्लेक्शन एट बी निकालना है। तो देखो, अब दोनों ये लोड पी हो गया, ठीक है, दोनों अलग अलग केस में लग रहे होंगे। अब जैसे कि ये कैंटिलीवर है, ड्यू टू, पहले मैं देख लेती हूँ ड्यू टू मूवमेंट कैसे आ रहा है। तो ड्यू टू मूवमेंट इसका बेसिक पे यहाँ था, लेकिन मूवमेंट लगा उसकी वजह से ये कुछ इस तरह से हो गया, तो ये डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। ये मान लो आप डेल B1, डेल बी, डेल बी डैश मान लिया, ठीक। ये तो हुआ ड्यू टू मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट है। अब एक और काम क्या हो सकता है, लोड की वजह से भी तो डिफ्लेक्शन आएगा। तो अगर मैं देखूं लोड की वजह से क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो बेसिकली पहले तो ये कुछ इस तरह से था, अब लोड की वजह से यहाँ है। अब देखो यहाँ तक तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, करेक्ट। बट यहाँ पे कोई लोडिंग है इस पे, नहीं ना। तो ये क्या होगा, तो यहाँ जिस पॉइंट पे उसी एंगल से एक ऐसा स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, ये कुछ इस तरह से किसी एंगल पे था, थीटा, यहाँ पे होगा आपका थीटा सी, राइट। और पी लोड की वजह से यहाँ होगा डिफ्लेक्शन सी, है ना। और हमको क्या पूछा है, हमको डिफ्लेक्शन एट बी पूछा है, तो ये आपका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन B2 मान लेती हूँ मैं, ठीक। तो डिफ्लेक्शन एट बी क्या होगा आपका, डेल बी डैश प्लस डेल B2 ही तो होगा। अब डेल बी डैश ड्यू टू मूवमेंट, आप डिफ्लेक्शन क्या देते हो, मूवमेंट की वजह से। अभी लास्ट एग्जांपल में भी देखा था हमने, ML² अपॉन 2 EI। अब यहाँ ये पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है अभी, यहाँ पे अब देखो डेल B2 क्या होगा,
एक तो होगा आपका डिफ्लेक्शन। ठीक, इतना तो आपका हो गया, डेल सी हो गया। अब ये क्या होगा, इतना बचा ना, ये थीटा था आपने, थीटा सी, ये भी क्या हो गया, थीटा सी, और ये क्या है, L/2, तो आप निकाल सकते हो। हम्म, कैसे निकालोगे, यहाँ देखो डेल बी टू, तो पहले तो डेल सी का क्या फॉर्मूला होता है लोड की वजह से, क्या होगा, पी एल कितना है, ये लेंथ है L/2 क्यूब अपॉन 3EI प्लस, अभी आपके पास क्या होगा जी, ये वाला डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, डेल सी डैश मान लो, से कितना, डेल बी डैश, मतलब डेल बी टू डैश मान लो, ठीक है, ये क्या होगा, L/2 इंटू थीटा सी तो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ करूँ तो तुम्हारा थीटा सी कितना आएगा, थीटा सी आपका आएगा पी, पी एल कितना है आपका, L/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI इनटू आपको करना पड़ेगा क्या, L/2, तो ये तो हुआ टोटल डिफ्लेक्शन, L/2। तो ये हुआ आपका टोटल डिफ्लेक्शन। अब अगर मैं क्या करूँ, वैल्यूज रख दूं, तो फाइनल आपका कितना आएगा, डिफ्लेक्शन एट पी, तो ये आपका आएगा, देखो ये हो गया पी एल बाई टू का होल क्यूब, ये पी एल बाई टू का होल स्क्वायर एंड एल बाई टू है, तो ये पी एल क्यूब भी हो गया, पी एल क्यूब अपॉन जो भी है यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे भी पी एल क्यूब अपॉन वैल्यू, तो आपकी फाइनल वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से आएगी, पी एल क्यूब अपॉन, मैं बोल सकती हूँ 24EI प्लस पी एल क्यूब अपॉन 16EI प्लस ML स्क्वायर अपॉन 2EI। अब ये दोनों को ऐड कर लेना, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी, कहाँ लिखूं इसको रिमूव कर देती हूँ, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आई, डिफ्लेक्शन एट बी, वो आई 5 P, leave it, I will write it here. So the final value you will get is del B is equal to 5PL cube upon 48EI plus ML square upon 2EI, फाइनली ऐड करके, ये है आपका फाइनल आंसर। So this is your superposition principle.